के अंदर जो तस्वीर इस वक्त यूरोपीय संघ के तमाम अलग अलग देशों से निकलकर सामने आ रही है, वो साफ बता रही है कि भारत ने सिर्फ 48 घंटों के अंदर यूरोपीय संघ की कमर इस कदर तोड़ दी है कि अब वो भारत के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो चुका है। ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हालात ये बन चुके हैं कि महज 48 घंटों में यूरोप में ईंधन का संकट आ गया है। पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं है, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं, लोग अपनी गाड़ियों को सड़कों पर छोड़कर जाने को मजबूर हैं और सड़कों पर लंबी कतारों के चलते भीषण ट्रैफिक जाम से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन अब लोगों ने भी अपनी ही सरकार के खिलाफ सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इस पूरे संकट के बीच लोगों के उठते सवाल अब वहां की सरकार को हिलाने का काम कर चुके हैं। जनता में आक्रोश आ चुका है। उनका सवाल यह है कि सरकारें कहां हैं, क्यों नहीं संभाली गई उनसे तेल आपूर्ति की जिम्मेदारी, भारत से टकराव क्यों किया गया, और अगर वो इस व्यवस्था को सुव्यवस्थित नहीं कर सकते थे तो भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने की क्या जरूरत थी। दरअसल भारत ने पूरी दुनिया के सामने अब यूरोपीय संघ को यह दिखा दिया है कि वह विश्व का तेल नेता है और महज 48 घंटों में पूरे यूरोपीय संघ को बूंद बूंद पेट्रोल डीजल के लिए भारत ने जिस कदर से मोहताज कर दिया है, यह तस्वीरें बतानी शुरू हो चुकी हैं। और अब इन सब के बाद यूरोपीय संघ से तगड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। यूरोपीय संघ के अलग अलग देश, यूरोपीय संघ की जो प्रमुख हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, उनके पास इस वक्त बैठक के बाद बड़े आरोप भी लगाए जा रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि भारत के ऊपर आरोप क्यों जड़े गए और भारत की सबसे दिग्गज ईंधन शोधन कंपनी के ऊपर आरोप लगाने का और उसे काली सूची में डालने का क्या मतलब था, और इसको लेकर अब बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या है पूरी खबर? किस कदर से भारत ने सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर पूरे यूरोपीय संघ को ब्लैकआउट की स्थिति में पहुंचा दिया है। इस कदर से भारत ने पूरे यूरोपीय संघ को तेल के लिए मोहताज कर दिया है, और इसको लेकर भारत अकेला नहीं बल्कि एक बड़े दिग्गज देश ने भी भारत का साथ दिया है। क्या है पूरी खबर? क्या पूरी जानकारी सामने आ रही है और तस्वीरों में क्या क्या और भी चीजें सामने आ रही हैं, समझेंगे देखेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा लें, क्योंकि आपके लिए महज कुछ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, भारत ने जिस कदर से पिछले चंद घंटों के अंदर अब यूरोप को घुटने पर ला दिया है, वो खबर तो आप सबने लगभग पढ़ ली होगी। आपने यह भी देख लिया होगा कि किस कदर से भारत ने पूरे के पूरे यूरोपीय संघ को ब्लैकआउट करने का काम किया है। जो यूरोपीय संघ चंद दिनों पहले तक भारत पर बड़े प्रतिबंधों की कवायद कर रहा था, रूस से भारत के तेल खरीदने को लेकर सवाल उठाते हुए भारत की कई गुप्त जहाज़ों पर, और साथ साथ भारत की सबसे बड़ी दूसरी दिग्गज वो कंपनी जो पूरे के पूरे यूरोपीय संघ के लिए तेल शोधन का काम यूरोपीय संघ में रहकर कर रही थी, उस कंपनी पर प्रतिबंध लगाकर जिस कदर से भारत को उकसाया था, अब भारत ने वो बदला लिया है जो शायद यूरोपीय संघ भूल भी नहीं पाएगा। और यह सब कुछ भारत ने महज चंद घंटों में लिए गए अपने फैसले से किया है। भारत ने पूरे के पूरे यूरोपीय संघ के महकमे को हिला दिया है। भारत ने पिछले 12 घंटों में एक के बाद एक यूरोपीय संघ पर कई कड़े प्रहार किए हैं, और यह प्रहार कुछ इस कदर से थे कि अब यूरोपीय संघ तिलमिला उठा है। तिलमिलाने के साथ ही यूरोपीय संघ के वो जो अब तक इस पूरे मामले को लेकर के अपने आप को सबसे अहम मान रहे थे, वो भी अब भारत के आगे झुकने को मजबूर हो उठे हैं, क्योंकि भारत ने न सिर्फ इनकी औकात दिखा दी है बल्कि यह भी बता दिया है कि भारत से भिड़ने का नतीजा क्या होने जा रहा है। बता दें कि हार्व डेविड क्लिन, जो यहाँ के सबसे प्रमुख हैं और जो आपूर्तिकर्ता के रूप में यूरोप में सबसे अहम थे, उन्होंने अब एक्स पर पोस्ट करते हुए साफ कहा है कि यूरोपीय संघ का यह कदम किसी भी देश को रूस से तेल खरीदने से नहीं रोकने वाला है, और भारत पर जो प्रतिबंध हमारी तरफ से गलती से लगाए गए थे, हम उन सभी प्रतिबंधों को वापस लेते हैं, और न सिर्फ इन प्रतिबंधों को वापस लेते हैं बल्कि भारत से इसकी माफी भी मांगी गई, और कहा गया कि हमारा कोई भी उद्देश्य भारत के किसी भी खरीद को और भारत के किसी भी व्यापार को रोकना नहीं था। हम बस ये चाह रहे थे कि रूस की अर्थव्यवस्था को हम किसी तरीके से कमजोर कर सकें, ताकि यूरोप में मौजूद यूक्रेन पर उसके हो रहे एक्शन को कुछ हद तक घटाया जा सके। लेकिन अगर इस पूरे घटनाक्रम में भारत को किसी भी तरीके की ठेस पहुंची है, या फिर भारतीय व्यापार को किसी भी तरीके से कोई भी प्रतिबंध से गुजरना पड़ा हो, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं।
और ऐसा कहने वाला कोई और देश नहीं जो अपने आप को प्रमुख मानने वाले देशों का समूह है। वो यूरोपीय संघ ऐसा बोलने को मजबूर हो उठा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि चंद घंटों के अंदर अंदर पूरी तरीके से यूरोपीय संघ टूट उठा है। यूरोपीय संघ जो अब तक इस पूरे मामले में अपने आप को श्रेष्ठ बता रहा था और यह कह रहा था कि हम अब किसी भी तरीके से इन चीज़ों को समर्थन नहीं करेंगे, वो आखिर किस तरीके से झुक गया। दरअसल भारत के गुप्त जहाज वो जहाज होते हैं जो रूस से हमारे लिए तेल भारत में लाते हैं और फिर भारतीय कंपनियां उन तेल को पूरी तरीके से शुद्ध करके अन्य देशों को निर्यात करती हैं। ऐसे में भारत को यहाँ पर तेल काफ़ी सस्ता मिलता है, जिससे भारत दुनिया के कई देशों को सस्ता तेल उपलब्ध कराता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरोपीय संघ में मौजूदा सभी देशों को भारत की तरफ से ही सबसे ज़्यादा तेल उपलब्ध कराया जा रहा था। भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा तेल पहुंचाया जा रहा था। इसके बावजूद भारत की ही कंपनी पर इस तरफ से लगाया गया यह प्रतिबंध भारत को न सिर्फ परेशान कर रहा था बल्कि भारत के निर्यात को भी बाधित कर रहा था। साथ ही यूरोप के लिए जो भारत तेल बेच रहा था उस पर भी नायरा एनर्जी, जो कि सबसे बड़ी तेल शोधन कंपनी है, उस पर प्रतिबंध लगाना साफ खतरा भारत के लिए बन रहा था। लेकिन भारत ने साफ करते हुए इसका विरोध किया। पहले तो भारत ने कहा कि यह दोहरा रवैया यूरोपीय संघ का नहीं चलने वाला है और भारत इस दोहरे रवैये को मानने भी वाला नहीं है। दरअसल दोहरा रवैया भारत ने इसलिए कहा क्योंकि यही यूरोपीय संघ के तमाम देश उसी रूस से कई सारी गैस खरीदते हैं। गैस की एक बहुत बड़ी मात्रा खरीदते हैं जो कि भारत के तेल से भी कहीं ज़्यादा कीमत रखती है। और ऐसे में अगर वह खुद रूस से इतनी बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहे हैं तो वह भारत को कैसे रोक सकते हैं। भारत का सबसे पहला यह सवाल था। लेकिन चीज़ें यही नहीं थमी। मामला और तूल पकड़ा तो भारत ने इस पर एक्शन लेने की ठानी। दरअसल सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि भारत ने अभी सिर्फ और सिर्फ 40% तेल की आपूर्ति को रोका है। उतने में ही पूरे का पूरा यूरोपीय संघ के देश तिलमिला उठे हैं, जहां पर अचानक से 3 गुना तक की यहां पर ईंधनों की कीमतें बढ़ चुकी हैं यूरोपीय संघ में। और देखा यह जा रहा है कि लोगों की लंबी कतारें हैं। लोग इसे जमा करके भी रख रहे हैं क्योंकि लोगों का मानना यह है कि अगर भारत ने इस दिन और पेट्रोल डीजल बंद कर दिया तो यूरोपीय संघ में ईंधन संकट और ज्यादा बढ़ जाएगा। पहले ही वह ईंधन संकट सिर्फ 40% पर ही जूझ उठा है और यहां ईंधन संकट के चलते लोगों की लंबी कतारें लग चुकी हैं, सड़कें जाम हो चुकी हैं। कई जगहों से तस्वीरें यह भी आ रही हैं कि लोग इसके विरोध में उतर चुके हैं, अपनी सरकारों के खिलाफ उतर रहे हैं, क्योंकि लोगों का मानना यह है कि ईंधन उन्हें नहीं मिल रहा है और इसलिए वो सड़कों पर गाड़ियों को छोड़ के अपने घरों को जा चुके हैं, जिसके चलते सरकार भी खासा परेशान हो रही है। और इसी चलते यूरोपीय संघ और भी ज्यादा घुटने टेकने को मजबूर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या यूरोपीय संघ के पास तेल भंडारण की कोई क्षमता नहीं थी, जिसके चलते महज 24 घंटे में ही भारत से तेल कमजोर होने की वजह से यूरोपीय संघ में संकट की स्थिति बन गई। तो दरअसल आपको बता दें कि यूरोपीय संघ में 1-2 नहीं बल्कि कई सारे देश हैं और यहाँ कई देशों का एक ऐसा संगठन है जो कि किसी भी देश के खिलाफ यहाँ प्रतिबंध लगाते हैं, हटाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उन्हीं देशों से खरीदते हैं और उन्हीं देशों पर प्रतिबंध चढ़ते हैं, जैसे कि अभी हो रहा है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो पूरे यूरोपीय संघ में किसी भी देश ने यह जिम्मेदारी नहीं उठाई कि वो तेल के भंडारण को पूरा करें। और इसी चलते पूरे यूरोपीय संघ में कोई भी देश तेल को अपने यहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में भंडारित नहीं करता ताकि वह भविष्य में कभी ऐसी समस्या से जूझने पर काम आ सके। लेकिन भारत के पास ऐसे स्टॉक कम से कम 4 से 5 साल के लिए तक मौजूद हैं। यानी कि अगर आज की तारीख में भारत किसी भी देश से तेल खरीदना बंद कर देता है, पूरी तरीके से अगर रोक लगा देता है, तब भी वो 1 साल से लेकर के 1.5 साल तक अपने उत्पादन को लगातार चालू रख सकता है। न सिर्फ चालू रख सकता है बल्कि भारत में 1 रुपया भी कीमत बढ़े बगैर अपने आवश्यकताओं की पूर्ति, अपने ईंधनों की पूर्ति भारत कर सकता है, जो कि यूरोपीय संघ के पास मौजूद नहीं था। और इसीलिए इसका सबसे बड़ा असर उसे देखने को मिला है। अब चीजें यही नहीं रुकी। घुटने पर आने के बावजूद यूरोपीय संघ पर भारत का जो डंडा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भारत ने साफ किया है कि अभी और भी प्रतिबंध वो अब लगाएंगे यूरोपीय संघ को। दरअसल भारत ने पूरी तरीके से ना तो तेल की आपूर्ति अभी तक रोकी है और ना ही इसमें कोई बड़ा बदलाव किया है। हाँ, लेकिन भारत ने इसकी तेल आपूर्ति कम करने के साथ ही तेल के दाम यानी कि जो कीमत हैं उनमें बढ़ोतरी कर दी है। भारत ने कहा है
कि अगर हमारा रूस से जो तेल खरीदना है उसे यह कंपनियां बाधित कर रही हैं, देश बाधित कर रहे हैं, यानी कि हमारी गुप्त जहाजों को अगर रोका जा रहा है तो सीधी सी बात है हमारे पास इसका उत्पादन कम होगा तो हम इनकी कीमतें बढ़ा देंगे। और ऐसा ही किया भारत ने जैसे ही तेल की कीमतें बढ़ाईं, उधर यूरोप में कई गुना ज्यादा उसका असर दिखा। पहली बात, खरीद कम हुई तो इससे ही कीमतें बढ़ जानी थीं, और दूसरी बात, भारत ने जैसे ही कीमत बढ़ाई उससे यह कीमतें और ज्यादा कई गुना बढ़ गईं। ये 3 गुना तक बढ़ चुकी थीं, और इस 3 गुना के बढ़ने की वजह से पूरे यूरोप में हलचल मची हुई है। और इसी चीज को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि भारत आखिर करना क्या चाह रहा है। यूरोपीय संघ पहले ही घुटने टेक चुका है। पूरा का पूरा यूरोपीय संघ भारत से माफी भी मांग रहा है। अलग अलग तरीके से अलग अलग देशों से पोस्ट सामने आ रही हैं जहां पर यह कहा जा रहा है कि भारत को इसका निशाना बनाने का कोई हमारा उद्देश्य नहीं था, और अगर गलती से ऐसा हुआ भी है तो हम भारत के ऊपर से ऐसे प्रतिबंध हटा रहे हैं। लेकिन फिर भी भारत ने ठान ली है कि अब यूरोपीय संघ को वह सबक सिखा कर रहेगा। दोस्तों, ऐसा क्यों कर रहा है भारत? आपको क्या लगता है कि भारत और कुछ करने की योजना में है? दरअसल भारत को ऐसा करना जरूरी पड़ रहा है। अब आप यह समझिए कि यह यूरोपीय संघ अगर यह मान के चलते हैं कि वो किसी भी देश की आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर सकते हैं तो यह उनका वहम है। भारत ने चंद घंटों में यह दिखा दिया कि वह विश्व का तेल नेता है, और भारत सिर्फ रूस से नहीं बल्कि अमेरिका और तरह तरह के देशों से, यहाँ तक कि ब्राजील और वेनेजुएला से भी अब खेप लेने जा रहा है। इसका मतलब यह है भारत अपने ईंधन के लिए कई देशों पर निर्भर रहेगा, किसी एक देश पर नहीं। इसलिए भारत की तेल आपूर्ति श्रृंखला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी बात किया जाए यूरोपीय संघ की, तो यूरोपीय संघ अगर सबसे ज्यादा ईंधन कहीं से लेता है तो वो भारत से लेता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। दरअसल ईंधन की लागत अगर देखी जाए तो भारत की तुलना में कोई भी देश यूरोपीय संघ को इतना सस्ता ईंधन नहीं उपलब्ध कराता। सबसे पहली बात, अमेरिका का विकल्प यूरोपीय संघ के पास खुला है, लेकिन अमेरिका का तेल इतना महंगा है कि खुद अमेरिका ही भारत से जो शुद्ध तेल है वो खरीदता है। दूसरी जगह यूरोपीय संघ के पास चीन का भी विकल्प है, लेकिन अगर देखा जाए तो चीन यूरोपीय संघ से कहीं ज्यादा भारत से अधिक दूर पड़ता है। यानी कि इसकी जो उत्पादन लाइन है वो उससे यूरोपीय संघ की दूरी अधिक होने की वजह से इसकी लागत और महंगी पड़ जाती है। यानी कि भारत जितने में यूरोपीय संघ को तेल उपलब्ध करा देता है, चीन उससे कहीं ज्यादा रुपया यूरोपीय संघ से वसूलेगा अगर वो उसे खरीदते हैं। तो यानी कि यूरोपीय संघ के पास सबसे सस्ता और टिकाऊ विकल्प भारत ही है, और इसीलिए सबसे अधिक मात्रा में तेल जो खरीदता है यूरोपीय संघ वो भारत से ही करता है। और अगर भारत से यह बाधित होता है तो यूरोपीय संघ को कई और विकल्प खोजने पड़ेंगे, जिसके लिए वह चीन की तरफ बढ़ सकता है, सीधे रूस की तरफ भी बढ़ सकता है। लेकिन अब बात यहाँ पर फंस जाती है कि अगर रूस के तेल को भारत के जरिए होकर के आप नहीं खरीद रहे हैं तो आप रूस से सीधा तेल कैसे खरीद सकते हैं? जब आप चाहते हैं कि रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना है तो आप रूस से तो खरीद नहीं सकते। ऐसे में यहाँ पर नैतिक रूप से पूरी तरीके से यूरोपीय संघ फंस चुका है। अमेरिका से खरीद नहीं सकता क्योंकि तेल इतना ज्यादा महंगा है, चीन से खरीद नहीं सकता क्योंकि वो दूर इतना ज्यादा है, और भारत से खरीदने में भारत ने अब आनाकानी कर दी। इसका मतलब यह है कि यूरोपीय संघ के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। और इसके बाद अब यूरोपीय संघ पर भारत का अगला क्या कड़ा फैसला होने जा रहा है, यह देखना बहुत जरूरी है।